हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी प्रज्ञा मैम और आज के वीडियो लेक्चर में हम क्लास 9 हिस्ट्री के चैप्टर 3 का पार्ट सेकंड देखेंगे। तो हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें एक इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें हमने देखा था कि नाजिज्म क्या है और हिटलर के बारे में हमने देखा कि हिटलर की फैमिली जो है वो सुसाइड कर लेती। हमने हेलमुथ के बारे में देखा, एलिस क्या है और एलिस क्या है और देखा हमने, और एक्सेस पावर के बारे में देखा। मैंने आपको बताया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो है किसके किसके बीच में लड़ा गया था। और नाजिज्म के बारे में हमने देखा कि नाजीज जो है वो कैसे जो है जूस को ख़त्म करते हैं और कुछ जो कॉमन सिविलियन है और जो डिसेबल्ड लोग हैं जर्मनी के उनको ख़त्म करते हैं। और उन्होंने कैसे जो है एक गैसिंग सेंटर्स बना के रखे थे जहाँ लोगों को मारा जाता था। ये सारी चीज़ें हमने देखा था। अब जो है हमको देखना है जो एक्सपीरियंस है जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो जर्मनी के एक्सपीरियंस थे, वॉर के बाद क्या क्या वहाँ पे चेंजेस आए थे उसके बारे में हमको देखना है। तो हमको यहाँ पे से स्टार्ट करना है द बर्थ ऑफ वेइमार रिपब्लिक। ठीक है, वेइमार रिपब्लिक के बारे में हमको देखना है। तो जर्मनी a powerful empire in the early years of 20th century fought First World War 1914 to 1980 alongside Austrian Empire and against allies England, France and Russia। तो यहाँ पे जर्मनी जो है उस समय एक बहुत ही पावरफुल एम्पायर हुआ करता था। ठीक है, 20th सेंचुरी की बात है जब वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ता है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब हुआ है? 1914 से लेकर 1918 में। तो यहाँ पे जो है जर्मनी जो है ऑस्ट्रेलियन एम्पायर और जो एलीज हैं, ठीक है, उनके खिलाफ एलीज जो है इंग्लैंड, फ्रांस और रशिया, इनको मिला के, ये तीनों कंट्री को मिला के एलीज कहा जा रहा है। इनके खिलाफ जो है वो जर्मनी जो है वो वॉर लड़ता है ऑस्ट्रियन एम्पायर के साथ में। तो ऑल जॉइन द वॉर enthusiastically hoping to gain from a quick victory। तो यहाँ पे सब के सब जो है वॉर में एकदम बढ़ चढ़ के एकदम हिस्सा लेते हैं। enthusiastically मतलब एकदम जोश के साथ वहाँ पे हिस्सा लेते हैं कि उनको क्या लगता है कि भाई जल्दी से वॉर खत्म हो जाएगा और उनको बहुत ही फायदा हो जाएगा। तो लिटिल did they realize that war would stretch on, eventually draining Europe all its resources। Germany made initial gains by occupying France and Belgium। However, the Allies strengthened by US entry in 1917 won, defeating Germany and the Central Powers in November 1918। तो यहाँ पे वॉर में सब कूद तो गए कि भाई हम जल्दी से वॉर ख़त्म हो जाएगा और हमको बहुत फ़ायदा होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जर्मनी जो है धीरे धीरे, लेकिन जो वॉर के बाद जो है लोगों को ये रियलाइज़ होने लगा, यूरोप को ये रियलाइज़ होने लगा कि उसके सारे जो रिसोर्सेज हैं वो वॉर में ही चले जा रहे हैं। तो जर्मनी जो है इनिशियल स्टेज में जो है वो थोड़ा सा गेन लेता है, ठीक है, फ्रांस और बेल्जियम को ऑक्यूपाई करके। लेकिन जब एलीज जो है उसकी पावर बढ़ जाती है, क्योंकि यूएस जो है उनके साथ हो जाता है। मतलब एलीज के साथ कौन कौन हो गया? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएस जो है उनके साथ हो जाता है 1917 में। और जर्मनी जो है और वो वॉर हार जाती है, ठीक है, नवंबर 1918 में। ठीक है, जर्मनी और जो सेंट्रल पावर्स है, ठीक है, वो नवंबर 18 में वॉर हार जाते हैं, एलीज जो है वो जीत जाते हैं। तो कौन से कंट्रीज जो है एलीज के साथ जो जीतते हैं? इंग्लैंड, फ्रांस, रशिया और यूएस। ठीक है, तो the defeat of Imperial Germany and the abdication of the empire gave an opportunity to parliamentary parties to recast Germany polity। तो जो डिफीट हो गया, जर्मनी जो हार गई है, ठीक है, इंपीरियल जर्मनी मतलब वहाँ पे पहले राजा हुआ करता था। तो वहाँ जो राजा वाली जो कंट्री है जर्मनी, वो हार गई है वॉर, और जो उसका जो राजा है, जो एम्परर है, वो वहाँ से भगोड़ा हो जाता है, भाग जाता है, मतलब उसको पद से हटा दिया जाता है। तो उससे अपॉर्चुनिटी मिलती है जो पार्लियामेंट्री पार्टीज जो बनती आ रही थी, हमने जो देखा है पहले भी, तो उनको जो जर्मनी की पॉलिटी है उसको रिकास्ट करने के लिए ए नेशनल असेंबली मेट एट वेमार एंड एस्टैब्लिश अ डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन विद फेडरल स्ट्रक्चर। तो एक नेशनल असेंबली जो है एक वेमार करके जगह है वहाँ पे मिटती है और वो एस्टैब्लिश करती है एक डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, एक फेडरल स्ट्रक्चर के साथ में। तो डिप्यूटीज वे आर नाउ इलेक्टेड टू द जर्मन पार्लियामेंट और Riksdag on the basis of equal and universal vote cast by all adults including women। तो यहाँ पे डिप्यूटीज मतलब लीडर्स जो हैं, वहाँ पे नेता जो है उनको इलेक्ट किया जाता है, और ये जो किसके द्वारा होता है? यूनिवर्सल वोटिंग के द्वारा होता है। और यहाँ पे जो है सारे अडल्ट इंक्लूडिंग वुमेन्स जो है वो वोट करती हैं। दिस republic however was not received well by its own people, largely because of the terms it was forced to accept after Germans' defeat at the end of First World War।
यहाँ पे जो ये जो रिपब्लिक है इसको लोग अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करते, क्यों? क्योंकि इनके जो टर्म्स थे, ठीक है, इट वाज फोर्स्ड, है ना, वो फोर्स कर रहे थे जर्मनी को कि आप वर्ल्ड वॉर जो आप जो हार चुके हैं उसके बाद जो उनका जो टर्म्स एंड कंडीशन था वो एक्सेप्टेबल नहीं था। द पीस ट्रीटी, ठीक है, पीस ट्रीटी एट वर्सलाइसिस विथ एलीज वॉज हार्श एंड ह्यूमिलेटिंग पीस। तो जो पीस ट्रीटी हुई वॉर के ख़त्म होने के बाद, ठीक है, जो एलीज जो है जो जीत चुके हैं, जो वर्सलाइसिस में एक जगह है वर्सलाइसिस के बारे में जिसके बारे में हमने पहले भी देखा है, तो वहाँ पे क्या है, पीस ट्रीटी होती है, लेकिन जो पीस ट्रीटी होती है बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं होती है, वो क्या होती है, हार्श होती है, बहुत ही कठोर होती है और जर्मनी के लिए बहुत ही ह्यूमिलेटिंग होता है, मतलब एकदम ही ह्यूमिलेट करना मतलब होता है इज्जत के लिए, इज्जतदार चीज़ नहीं होती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे ये जर्मनी का नक्शा है, यहाँ पे 1914 में जर्मनी जो थी, और ये जो एरिया है वो क्या है, जर्मनी हार जाता है, ठीक है, लैंड टेकन फ्रॉम जर्मनी, ठीक। तो यहाँ पे क्या क्या जो लैंड है वो हार जाता है वो आगे हम देखेंगे। तो जर्मनी आफ्टर वर्सलाइसिस ट्रीटी, यू कैन सी इन दिस मैप द पार्ट्स ऑफ द टेरिटरी दैट जर्मनी लॉस्ट आफ्टर द ट्रीटी। तो ये ट्रीटी के बाद जो है ये जो पिंक कलर में दिख रहा है, लाइट पिंक कलर में, ये जो एरिया है वो जर्मनी हार जाता है, मतलब लॉस्ट हो जाता है। तो जर्मनी लॉस्ट हिज ओवरसीज कॉलोनीज, अ tenth of its population, 13% of its territory, 75% of its iron and 26% of its coal to France, Poland, Denmark and Lithuania। तो यहाँ पे देखिए हारने के बाद कंडीशन क्या होती है, जर्मनी जो है अपनी ओवरसीज जो कॉलोनीज हैं, ठीक, जो ये जो कॉलोनीज अपने को दिख रही है ये हार जाता है, ये उनके जो जीते हुए हैं उनके पास चला जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है, 1/10 ऑफ इस पॉपुलेशन, ठीक, 13% जो टेरिटरीज का हिस्सा है वो, और देखिए सबसे मेजर चेंज 75% जो आयरन डिपॉजिट्स था जर्मनी के पास वो चला जाता है, और 26% जो कोल है वो किसके पास चला जाता है, फ्रांस, पोलैंड, डेनमार्क एंड लिथुनिया के पास। द एलिड पावर्स डीमिलिटराइज जर्मनी टू वीकन इट्स पावर, और जो एलिड पावर जो जीती है वो जो जर्मनी की जो मिलिट्री है उसको उथल पुथल कर देती है, उसको तोड़ देती है ताकि उसकी पावर फिर से वापस ना आ सके। द वॉर गिल्ट कॉज held Germany responsible for the war and damages the allied countries suffered. Germany was forced to pay compensation amounting to 6 बिलियन यूरो। तो यहाँ पे जो वॉर का गिल्ट है, मतलब वॉर कराया जर्मनी ने, वॉर में जर्मनी हारने के बाद उनको पूरा दोषी ठहराया गया। ये बताया गया कि जो एलिड कंट्रीज जो जीती है वहाँ पे जो मतलब जीती है, जो एलिड कंट्रीज जीती है, उन्होंने ये आरोप लगाया कि भाई जर्मनी ने उनको नुकसान पहुँचाया है, वॉर में जो डैमेजेस हुए हैं उस सबका कंपनसेशन, है ना, हर्जाना भरने के लिए बोलती है कि ना 6 बिलियन यूरोस, ठीक है, उस समय 6 बिलियन यूरोस क्या होता रहा होगा, बाप रे। The Allied army also occupied the resource-rich Rhineland for much of 1920s. Many Germans held the new Weimar Republic responsible for not only the defeat in the war but disgrace at Versailles. तो यहाँ पे बहुत सारे जो जर्मन्स हैं वो ये जो वेमिनार रिपब्लिक जो फॉर्म हुआ था वॉर के बाद में उसको रिस्पॉन्सिबल मानता था कि जो वॉर में लड़ाई हुई उसमें जो हारे हैं वो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर डाल दिया जा रहा है, वेमिनार रिपब्लिक के ऊपर। और जो डिस्ग्रेस जो यहाँ पे जो ट्रीटी साइन हो रही है वर्सलाइसिस पे, जहाँ पे उनको इतना ह्यूमिलिएशन सहना पड़ रहा है, उसके लिए भी वेमिनार रिपब्लिक को ही दोषी ठहराया जाता है। तो यहाँ पे हमको देखना है वॉर के इफेक्ट्स क्या क्या हुए जर्मनी में। तो क्या क्या हुए होंगे आप खुद मतलब अज्यूम कर सकते हैं। तो फर्स्ट तो हुआ होगा पूरा फाइनेंशियल जो है वो ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वॉर में बहुत पैसे लगते हैं, ठीक है, इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई होगी, ठीक है, लोगों की जान माल की हानि हुई होगी, कई जो फैमिलीज़ हैं वो अपने फैमिली मेम्बर्स को खोए होंगे। तो बहुत सारी चीज़ें तो आप खुद सपोज कर सकते हैं कि वॉर का क्या इफेक्ट हुआ होगा। द वॉर हैज़ अ डिवास्टिंग इम्पैक्ट ऑन द एंटायर कॉन्टिनेंट बोथ साइकोलॉजिकली एंड फिजिकली। तो जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही भयानक इम्पैक्ट हुआ भाई वॉर का पूरे कॉन्टिनेंटल में। फिर साइकोलॉजिकली मतलब जैसे कि मैंने बताया कोई अपने को खो रहा है, किसी की फैमिली उजड़ गई, तो ये साइकोलॉजिकली वॉर का इफेक्ट हो गया। और फाइनेंशियली तो जैसे कि मैंने बताया कि वॉर अगर लड़ रहे हैं तो वहाँ पे मिलिट्री बनानी पड़ती है, मिलिट्री के लिए खर्चा होता है, आपका जो भी रिसोर्सेस है उसमें खर्चा होगा, वॉर में लड़ने के लिए जितने भी बंदूक तोप सारे लगेंगे उनके में खर्चा हुआ। तो फाइनेंशियली और साइकोलॉजिकली बहुत ही बुरा एकदम
दर्दनाक इम्पैक्ट रहा। फ्रॉम ए कॉन्टिनेंट ऑफ क्रेडिटर्स यूरोप टर्न इनटू वन ऑफ डेबिटर्स। अनफॉर्चुनेटली द इन्फेंट वेमिनार रिपब्लिक वाज मेड टू पे फॉर द सिंस ऑफ द ओल्ड एम्पायर। तो यहाँ पे जो कॉन्टिनेंट हुआ करता था पहले, जो जर्मनी का जो कॉन्टिनेंट है, ये क्या हुआ कि यूरोप जो है वो एक कॉन्टिनेंट हुआ करता था जहाँ लोगों को दूसरे लोगों को उधार देते थे। क्रेडिटर्स मतलब उधार दिया करते थे। अब जो है यूरोप क्या हो गया है, डेबिटर्स का कॉन्टिनेंट हो गया है, जहाँ पे लोग डेब्ट में भर गए हैं, मतलब उधार उनको चुकाना है। तो अनफॉर्चुनेटली एकदम मतलब बुरी तरीके से ये जो इन्फेंट वेमिनार रिपब्लिक, मतलब इन्फेंट मतलब यहाँ पे छोटा बच्चा नहीं हो रहा है, इन्फेंट मतलब अभी अभी जो बना है उसको पूरा दोषी ठहरा दिया गया, उसको ही कंपनसेशन पे करने के लिए बोल दिया। जो पुरानी जो जर्मनी थी, पुराना जो राजा था, उसने जो लड़ाई लड़ी, उसका पूरा कंपनसेशन किसके ऊपर आ गया, वेमिनार रिपब्लिक के ऊपर। द रिपब्लिक कैरिड द बर्डन ऑफ वॉर गिल्ट एंड नेशनल ह्यूमिलेशन एंड वॉज फाइनेंशियली क्रिपल्ड बाई बीइंग फोर्स्ड टू पे कंपनसेशन। तो ये जो रिपब्लिक है उसी ने जिम्मा उठाया जो भी वॉर का जो गिल्ट है, जो नेशनल ह्यूमिलेशन है, और जो भी फाइनेंशियल जो क्रिपल्ड कर दिया गया लोगों को, मतलब फाइनेंशियली जो भी उनको उधार करना है, कंपनसेशन पे करना है, उसके लिए। दोज हु सपोर्टेड द वेमिनार रिपब्लिक, मेनली सोशलिस्ट, कैथोलिक, डेमोक्रेट्स, became easy target of the attack in the conservative national circles। और जो भी वेमिनार रिपब्लिक को जो सपोर्ट करते थे, ये पूरे जो हैं लोगों के जिम्मे में आया, ठीक है। जो नेशनल सर्कल, जो कंजर्वेटिव अटैक्स थे, है ना, कंजर्वेटिव नेशनल सर्कल्स के जो अटैक थे, उसका वो जिम्मा उठाते थे। दे वे मॉकिंगली कॉल्ड नवंबर क्रिमिनल्स। और उनको मजाक उड़ाते हुए जो है, ये जो लोग हैं उनको, जो ये जो रिपब्लिक के जो लोग हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको मॉकिंगली मतलब उनका मजाक उड़ाते हुए क्या कहा जाता था, नवंबर क्रिमिनल्स। नवंबर में वॉर हारी थी तो इसलिए उनको नवंबर क्रिमिनल्स कहा जाता था। दिस माइंडसेट हैड अ मेजर इम्पैक्ट ऑन द पॉलिटिकल डेवलपमेंट ऑफ अर्ली 1930s एज वी विल सून सी। तो ये जो माइंडसेट था, इसका बहुत ही इम्पैक्ट हुआ पॉलिटिकल डेवलपमेंट में। जो कंट्री की जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है अर्ली 1930s में, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा। द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हैज़ लेफ्ट अ डीप इम्प्रिंट ऑन यूरोपियन सोसाइटी एंड पॉलिटी। सोल्जर्स केम टू बी प्लेस्ड बिफोर सिविलियंस। तो ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर है, इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट था यूरोपियन सोसाइटी में। तो सोल्जर्स जो है उनको सिविलियन से थोड़ा ऊपर दर्जा दिया जा रहा था। पॉलिटिशियंस एंड पब्लिस्ट लेड ग्रेट स्ट्रेस ऑन द नीड फॉर मेन टू बी एग्रेसिव, स्ट्रॉन्ग एंड मैस्कुलिन। तो जो पॉलिटिशियंस थे और जो पब्लिस्ट थे, वो ज़्यादा स्ट्रेस देते थे कि अब जो है मेन जो है उनको थोड़ा सा एग्रेसिव होने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग होने की ज़रूरत है, और अपनी मर्दानी ताकत दिखाने की ज़रूरत है। द मीडिया ग्लोरीफाइड ट्रेंच लाइफ। तो मीडिया भी है, वो भी ग्लोरीफाई कर रही थी कि जो इस तरीके की जो लाइफ है जिसमें मतलब मेन को ज़्यादा पावरफुल होने की ज़रूरत है। द ट्रूथ हाउएवर was that soldiers left miserable lives in these trenches, ट्रैप्ड विथ रैट फीटिंग ऑन कॉर्पस। और जो सच्चाई क्या थी, जो सोल्जर्स हुआ करते थे, जो ट्रेंचेस, ठीक है, जहाँ पे वो उनको सोल्जर्स वगैरह को रखा जाता है, उनको ट्रेंचेस कहा जाता है। वहाँ पे ट्रेंचेस में जो है बहुत ही दर्दनाक उनको लाइफ, बहुत ही घटिया लाइफ जीने के लिए मिलती थी। क्योंकि वो मतलब ऐसी जगह में रहते थे जहाँ पे छोटा सा ही जगह हुआ करता था, वहाँ पे चूहे भी वहीं पे रहते थे, और कॉर्पस जो है मतलब वहीं पे चूहे जो है उनको ही खा देते थे, मतलब उनको नखोड़ देते थे। इस तरीके के सिचुएशन में रहना पड़ता था। दे फेस्ड पॉइजनस गैस एंड एनिमी शेलिंग एंड विटनेस देयर रैंक रिड्यूसिंग रैपिडली। तो उनको जो है पॉइजनस गैस सहने पड़ती थी, एनिमीज जो है कभी भी गोला बारूद फेंक देते थे, और उनकी रैंक्स जो है हमेशा से रिड्यूस होते जा रही थी। एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा एंड नेशनल ऑनर occupied center stage in public sphere while popular support grew for conservative dictatorship that recently came into being. Democracy was indeed a young and fragile idea which could not survive the instabilities in intern वॉर यूरोप। तो यहाँ पे जो यूरोप की जो कंडीशंस थी बहुत ही बुरी थी। मिलिट्री वाली की कंडीशंस, जो सोल्जर्स हैं उनकी भी कंडीशंस बहुत ही बुरी थी। एक एग्रेसिव वॉर प्रोपेगेंडा चल रहा था कंट्री में कि कभी भी वॉर हो सकता है, कभी भी लड़ाई हो सकती है।
कभी भी लड़ाई हो सकती है। और डेमोक्रेसी जो है अभी एक नया आइडिया था, और वो ज़्यादा देर तक मतलब जो इतनी इंस्टेबिलिटी चल रही है वॉर की, उसमें ज़्यादा वो स्टेबलाइज नहीं हो पा रहा था। अब हमको देखना है पॉलिटिकल रेडिकलिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस, ठीक है, इनके बारे में हमको देखना है। रेडिकलिज्म मतलब होता है जहाँ पे कुछ लोग ये मान के चलते हैं कि अब जो है पूरी तरीके से चेंजेस ले आने चाहिए, पॉलिटिकल रिफॉर्म लेके आ जाना चाहिए। और इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब बहुत ही बुरी स्थिति जहाँ पे पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे मतलब इन्फ्लेशन आ जाता है, जहाँ पे महंगाई ज़्यादा बढ़ जाती है। तो द बर्थ ऑफ वेमिनार रिपब्लिक कॉन्साइडेड विद द रेवोल्यूशनरी अपराइजिंग ऑफ Spartakist League on the pattern of Bolshevik Revolution in Russia। तो जैसे ही वेमिनार रिपब्लिक का जन्म हुआ है ना, जहाँ पे वहाँ पे सेटअप हुआ, उसके साथ ही साथ एक रेवोल्यूशनरी एक और ग्रुप हुआ जिसका क्या नाम था, स्पार्टाकिस्ट लीग, ठीक है। और ये इसका पैटर्न कैसे था वर्क करने का, जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन हमने देखा था रशिया में, उसी पैटर्न में ये काम करते थे। द सोवियत ऑफ वर्कर्स एंड सेलर्स वेयर एस्टैब्लिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पे सोवियंस मतलब ग्रुप फॉर्म हुए थे वर्कर्स और सेलर्स के। तो यहाँ पे पिक्चर दे सकते हैं, रैली है जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा, ठीक है। क्या नाम था इस रेडिकल ग्रुप का, अभी हमने देखा स्पार्टकिस्ट लीग, ठीक है। ये विंटर 1918-19 की तस्वीर है, ये स्ट्रीट है बर्लिन का, ठीक, इन मैनी कंट्रीज। तो यहाँ पे जो है जो सेलर्स हुआ करते थे और जो वर्कर्स हुआ करते थे, उनके ग्रुप बनने फॉर्म हो गए। तो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर इन बर्लिन वाज चार्ज्ड विद डिमांड फॉर सोवियत स्टाइल गवर्नमेंट। तो जो पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर था बर्लिन में, यहाँ पे आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे इकट्ठा है। यहाँ पे ये डिमांड किए जा रहे थे कि सोवियत स्टाइल का जो गवर्नमेंट है अब उसको यहाँ पे लाने की ज़रूरत है यूरोप में। दोज अपोज्ड टू दिस सच एज सोशलिस्ट, डेमोक्रेट्स एंड कैथोलिक्स मेट इन वेमिनार टू गिव शेप टू डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और ये जो इनका अपोज किया करते थे, जैसे कि सोशलिस्ट हो गया, डेमोक्रेटिस्ट हो गया और कैथोलिक्स हो गए, वो वेमिनार को ज्वाइन करते थे, वहाँ पे मीट करते थे और शेप करना चाह रहे थे एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री के लिए होना चाहिए उसको। द वेमिनार रिपब्लिक क्रस्ड द अपराइजिंग विद द हेल्प ऑफ वॉर वेटरन्स ऑर्गेनाइजेशन कॉल फ्री क्रॉप्स। तो यहाँ पे ये जो बगावत हो रही थी, जो सोवियत स्टाइल की बात हो रही थी, और ये जो स्पार्टाकिस्ट लीग है, इसकी ये जो फॉर्म हो रहा था, इसको क्या है वेमिनार रिपब्लिक ने कैसे हराया, कैसे क्रश किया, एक ऑर्गेनाइजेशन बना के फ्री क्रॉप्स, ठीक है। इसके द्वारा जो है उन्होंने ये जो अपराइजिंग है, ये जो बगावत हो रही थी, उसको उन्होंने हटाने की कोशिश की। द एंग्विस्ट स्पार्टकिस्ट लेटर फाउंडेड द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी। तो ये जो स्पार्टकिस्ट जो है, इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जर्मनी जो है उसको फॉर्म किया। द कम्युनिस्ट एंड सोशलिस्ट हैंडफॉर्स बिकेम irreconcilable enemies and could not make common cause against Hitler. Both revolutionary and military nationalists called for social radical solution। तो यहाँ पे जो है जो ये कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट थी, ठीक है, ये एक एनिमी की तरह फॉर्म हो गए और ये जो है बिल्कुल मतलब हिटलर को यहाँ से हटा देना चाहते थे, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल सक्सीड नहीं हो पा रहे थे। तो ये जो रेवोल्यूशनरीज थे और ये जो मिलिट्री नेशनलिस्ट थे, इन्होंने कुछ रेडिकल सोल्यूशन फॉर्म करने की ठान ली। तो यहाँ पे आगे हमको देखना है कि इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। तो पॉलिटिकल रेडिकलिज्म was not only heightened by economic crisis in 1923, ठीक है, वॉर हो गया, वॉर को हुए 5 साल हो गए। तो जर्मनी had fought the war largely on loans and had to pay repartition in gold। तो यहाँ पे जर्मनी जो है उसने जब वॉर लड़ा, उसने लोन ले लेके वॉर लड़ा। अब इसको क्या है, इसको वापस देने के लिए उसको सारी जो गोल्ड है उसमें उनको पेमेंट करना पड़ा। दिस डिप्लीटेड गोल्ड रिसोर्स एट अ टाइम रिसोर्स वाज स्केर्स। अब ये जो इससे क्या हुआ, जो गोल्ड रिजर्व्स थे उस समय के, वो पूरे के पूरे क्या हो गए, ख़त्म हो गए। अब 1923 में जर्मनी जो है वो रिफ्यूज़ कर दिया उसने कि अब वो पे नहीं कर सकता। तो इससे क्या है, फ्रेंच जो है उन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया उनके जो इंडस्ट्रियल एरिया थे, रूट जहाँ पे कोल का बहुत ज़्यादा डिपॉजिट था, वहाँ पे उन्होंने कब्जा कर लिया। जर्मनी रिटेटेड विथ पैसिव रेसिस्टेंस एंड प्रिंटेड पेपर करेंसी रेकलेसली। तो जर्मनी ने इसका आंसर देते हुए, इसमें कार्यवाही करते हुए उन्होंने पेपर करेंसी अपने मार्केट में ले आई। तो अब पेपर करेंसी जो है वो ले तो आए, लेकिन उसकी वैल्यू क्या है, इतनी ज़्यादा गिर गई कि लोगों को देखिए यहाँ पे बास्केट जो है पेपर करेंसी लेके
कुछ सामान खरीदने जाना पड़ता था। द बास्केट एंड कार्ट बीट लोडेड एट द बैंक्स इन बर्लिन with paper currency for wage payment in 1923. The German mark had so little value that vast amount of had to be used even for small payment. तो जैसे कि मैंने बताया कि पेपर के जो करेंसी है उसकी वैल्यू इतनी गिर गई कि अगर एक ब्रेड भी लेने जाना है तो आपको एक बास्केट भर, पूरा एक बैग भर आपको पेपर करेंसी लेके जाना पड़ेगा। विथ टू मच प्रिंटेड मनी इन सर्कुलेशन द वैल्यू ऑफ द जर्मन मार्क फेल। तो इतना प्रिंटेड करेंसी मार्केट में आ गया कि उसकी वैल्यू पूरी क्या है, गिर गई। इन अप्रैल द यूएस डॉलर वॉज इक्वल टू 24,000 मार्क्स, इन जुलाई 3,53,000 मार्क्स, इन अगस्त इट रोज अगेन रोज, और दिसंबर के आते आते तो जो मार्क्स की वैल्यू है वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई और जो फिगर है वो ट्रिलियंस तक पहुंच गया। एज द वैल्यू ऑफ द मार्क कोलैप्स, प्राइसेस ऑफ द गुड्स सोर्स, द इमेज ऑफ द जर्मन कैरिंग कार्ट लोड्स ऑफ करेंसी नोट्स टू बाय अ लॉफ ऑफ ब्रेड वाज पब्लिश्ड इवोकिंग वर्ल्ड वाइड सिंपैथी। अब मनी की वैल्यू जो है, करेंसी की वैल्यू इतनी गिर गई कि जर्मनी में वहाँ लोग, जैसे कि मैंने बताया कि करेंसी नोट्स जो है भर के लेके जाना पड़ता था कार्ट, मतलब एक कार्ट में, है ना, जो बुलक कार्ट, जो हमारे जो कंट्री में बुलक कार्ट बोलते हैं, तो ऐसे एक कार्ट में पूरा लेके जाना पड़ता था भाई एक ब्रेड का टुकड़ा खरीदने के लिए। तो दिस क्राइसिस, ठीक है, ये मतलब ये इतनी स्थिति खराब हो गई थी जर्मनी की, मतलब लोग पूरे वर्ल्ड वाइड यहाँ पे सिंपैथी देने लग गए थे। दिस क्राइसिस केम टू बी नोन एज हाइपर इन्फ्लेशन, ए सिचुएशन व्हेन प्राइस राइसेस फिनोमिनली हाई। तो एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे चीज़ों के प्राइसेस क्या है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ऐसी स्थिति थी यहाँ जर्मनी में, जिसे क्या कहा जा रहा है, हाइपर inflation. Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of crisis by introducing Eventually, the Americans intervened and bailed Germany out of the crisis by introducing Dave's plan, which reworked the terms of repartition to ease the financial burdens of Germany. तो उसके बाद जो है अब भाई इतना मतलब हालत खराब हो गया है, तो अमेरिकन जो है जर्मनी में कुछ प्लान लेके आते हैं, डेव्स प्लान, जिससे जो है जर्मनी की हालत सुधर सके। तो यहाँ पे होमलेस मैन क्यूइंग अप फॉर अ नाइट शेल्टर 1923, ठीक है, 1923 की पिक्चर है जहाँ पे लोग जो है होम शेल्टर के लिए यहाँ पे लाइन लगाए हुए हैं। उसके बाद हमको देखना है द ईयर्स ऑफ डिप्रेशन, ठीक है, जो कि हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे हम सेकंड पार्ट को कंप्लीट करेंगे, थोड़े लंबे लंबे चैप्टर्स हैं तो पार्ट में करेंगे तो ज़्यादा आपको भी समझ में आएगा, ईजी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पार्ट है हम इसको खत्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि ईयर्स ऑफ डिप्रेशन 1924 से 28, ठीक है, थोड़ी स्टेबिलिटी थी, उसके बाद जो है क्या था ईयर ऑफ डिप्रेशन, इसके बारे में हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तो यहाँ पे वीडियो लेक्चर हम खत्म करते हैं। मैं आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो लेक्चर समझ में आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी लाभ हो सके, ठीक है। और अगर मेरे चैनल में जो मेरे वीडियोस आपको पसंद आते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए ताकि जब भी मैं नए वीडियोस डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।